अध्याय 16 मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम। लगभग 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ होता है उसमें मौर्य साम्राज्य जैसा कोई बड़ा साम्राज्य नहीं दिखाई देता है, पर उस काल में मध्य एशिया और भारत के बीच घनिष्ठ और व्यापक संपर्क स्थापित हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग, कण्व और सातवाहन। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई राजवंशों ने अपना आसन जमाया। इनमें कुषाण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। हिंद यूनानी। लगभग 200 ईसा पूर्व से बार बार हमले होने लगे। सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंदू कुश पार किया। वे उत्तर अफगानिस्तान के अंदर अमुदरिया ऑक्सस के दक्षिण में बैक्ट्रिया में राज करते थे। आक्रमणकारी एक के बाद एक आते रहे, परंतु उनमें से कुछ ने एक ही समय समानांतर शासन किया। आक्रमण का महत्वपूर्ण कारण था सेलूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य की कमजोरी। इस साम्राज्य की स्थापना बैक्ट्रिया में और ईरान में संलग्न पार्थिया नामक क्षेत्र में हुई थी। शकों के बढ़ते हुए दबाव के कारण परवर्ती यूनानी शासक इस क्षेत्र में अपनी सत्ता जमाए रखने में असमर्थ हो गए। उधर चीन में महादीवार के बन जाने से शक लोग चीन की सीमाओं के बाहर धकेल दिए गए, इसलिए उन्होंने अपना मुंह पड़ोसी यूनानियों और पार्थियनों के ऊपर घुमाया। शकों से दबकर बैक्ट्रियाई यूनानी भारत पर चढ़ाई करने के लिए मजबूर हो गए। अशोक के उत्तराधिकारी इतने कमज़ोर ठहरे कि वे इस काल में आई बाहरी आक्रमणों की लहर को रोक नहीं सके। भारत पर आक्रमण सबसे पहले उन यूनानियों ने किए जो हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र सिकंदर द्वारा जीते गए क्षेत्र से भी बड़ा था। कहा जाता है कि वे अयोध्या और पाटलिपुत्र तक चढ़ाए थे, परंतु वे लोग भारत में मिलजुल कर शासन कायम नहीं कर सके। दो यूनानी राजवंशों ने एक ही समय में पश्चिमोत्तर भारत में समानांतर शासन किया। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक हुआ मिनांडर, 165 से 145 ईसा पूर्व। वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। उसकी राजधानी पंजाब में शाकल, आधुनिक सियालकोट में थी, और उसने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नागार्जुन इस नागसेन का ही नामांतर है। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न और नागसेन द्वारा किए गए उनके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम है मिलिंद पन्नो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न। भारत के इतिहास में हिंद यूनानी शासक का महत्व इसलिए है कि यूनानी शासकों ने भारी संख्या में सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। पूर्व की आहत मुद्राओं के बारे में ऐसी बात नहीं है। उनका संबंध किसी राजवंशों से निश्चयपूर्वक जोड़ना संभव नहीं है। सबसे पहले भारत में हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, पर इनकी मात्रा कुषाणों के शासन में जोर से बढ़ी। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यह कला विशुद्ध यूनानी नहीं थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद विजित गैर यूनानियों के साथ यूनानियों के संपर्क से इसका उदय हुआ था। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। शक। यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों ने भारत के जितने भाग पर कब्जा किया था उससे कहीं अधिक भाग पर शकों ने किया। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। शकों की एक शाखा अफगानिस्तान में बस गई। दूसरी शाखा पंजाब में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुई। तीसरी शाखा मथुरा में बसी, जहां उसने लगभग 2 सदियों तक राज किया। चौथी शाखा ने अपनी सत्ता पश्चिम भारत में जमाई, जहां उसने ईसा की 4वीं सदी के आरंभ तक शासन किया। शकों की 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। शकों को न तो भारत के शासकों का और न जनता का ही प्रतिरोध झेलना पड़ा। कहा जाता है कि लगभग 57 से 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों से युद्ध किया, उन्हें पराजित किया और अपने ही समय में उन्हें बाहर खदेड़ दिया। वह अपने को विक्रमादित्य कहता था। विक्रम संवत नाम का संवत 57 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुआ। तब से विक्रमादित्य स्पृहणीय उपाधि हो गया, ऊंची प्रतिष्ठा और सत्ता का प्रतीक बन गया।
जिस किसी ने भी कोई महान पराक्रम दिखलाया उसने इस उपाधि को उसी तरह धारण कर लिया जिस तरह रोम के सम्राट अपनी अतुल शक्ति और पराक्रम जताने के लिए सीजर की उपाधि लगा देते थे। इस प्रथा का परिणाम यह हुआ कि भारतीय इतिहास में विक्रमादित्यों की संख्या 14 तक पहुंच गई है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। भारतीय राजाओं को यह उपाधि इतनी भाई कि इसकी परंपरा खासकर पश्चिम भारत और पश्चिमी दक्कन में ईसा की 12वीं सदी तक चलती रही। यद्यपि शकों ने देश के कई भागों में अपना अपना राज्य स्थापित किया, तथापि जिन्होंने पश्चिम में राज्य स्थापित किया वे ही कुछ लंबे अरसे तक यानी लगभग 4 सदियों तक राज करते रहे। वे गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से लाभान्वित हुए और उन्होंने भारी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। सबसे अधिक विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी में हुआ। उसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में भी था। वह इसलिए प्रसिद्ध है कि उसने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की मशहूर झील सुदर्शन सर का जीर्णोद्धार किया। यह झील बहुत पुराने समय मौर्य काल की थी और दीर्घ काल से सिंचाई के काम में आती रही थी। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। भारत में आकर बसा विदेशी होते हुए भी उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। पूर्व के जो भी लंबे अभिलेख इस देश में पाए गए हैं सभी प्राकृत भाषा में रचित हैं। पार्थियाई या पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। प्राचीन भारत के अनेक संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों जनों के एक साथ उल्लेख शक पहलव के रूप में मिलते हैं। वास्तव में ये दोनों जनसमूह कुछ समय इस देश में समानांतर शासन करते रहे। पार्थियाई लोगों का मूल वास स्थान ईरान में था, जहाँ से वे भारत की ओर चले। यूनानियों और शकों के विपरीत वे ईसा की पहली सदी में पश्चिमोत्तर भारत के एक छोटे से भाग पर ही सत्ता जमा सके। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा हुआ गोंदो फर्निस। कहा जाता है कि उसके शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। अपने से पहले के शकों की तरह पार्थियाई लोग भी भारतीय राजतंत्र के और समाज के अभिन्न अंग बन गए। कुषाण। पार्थियाइयों के बाद कुषाण आए, जो यूची और तोखारी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बंट गया था। कुषाण उन्हीं में एक कुल के थे। वे उत्तरी मध्य एशिया के हरित मैदानों के खानाबदोश लोग थे और चीन के पड़ोस में रहते थे। कुषाणों ने पहले बैक्ट्रिया और उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया और वहां से शकों को भगा दिया। धीरे धीरे वे काबुल घाटी की ओर बढ़े और हिंदू कुश पार करके गंधार पर कब्जा कर लिया और वहां यूनानियों और पार्थियाइयों को अपदस्थ कर सत्ता जमाई। अंततः उन्होंने निचली सिंधु घाटी पर तथा गंगा के मैदान के अधिकतर हिस्से पर भी अधिकार कर लिया। उनका साम्राज्य अमुदरिया से गंगा तक, मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैल गया। कुषाणों ने पूर्व सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का अच्छा खासा भाग, ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान का कुछ अंश, लगभग पूरा पाकिस्तान और लगभग समूचा उत्तर भारत, इन सारे भूभागों को अपने शासन के साए में कर लिया। इससे नाना प्रकार के लोगों और संस्कृतियों के आपस में घुल मिल जाने का विलक्षण अवसर मिला और इस सम्मिलन की प्रक्रिया ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जो आज के 9 देशों में फैली हुई है। हम कुषाणों के 2 राजवंश पाते हैं जो एक के बाद एक आए। पहले राजवंश की स्थापना कैडफाइसिस नामक सरदारों के एक घराने ने की। इस घराने का शासन 50 ईस्वी से 28 वर्षों तक चला। इसमें 2 राजा हुए। पहला हुआ कैडफाइसिस प्रथम, जिसने हिंदू कुश के दक्षिण में सिक्के चलाए। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए। दूसरा राजा हुआ कैडफाइसिस द्वितीय। उसने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की और अपना राज्य सिंधु नदी के पूरब में फैलाया। कैडफाइसिस राजवंश के बाद कनिष्क राजवंश आया। इस वंश के राजाओं ने ऊपरी भारत और निचली सिंधु घाटी में अपना प्रभुत्व फैलाया। आरंभिक कुषाण राजाओं ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट हैं। उनकी स्वर्ण मुद्राएं तो मुख्यतः सिंधु के पश्चिम में ही पाई गई हैं, पर उनके अभिलेख न केवल पश्चिमोत्तर भारत और सिंधु में ही बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी तक बिखरे मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने गंगा यमुना दोआब के अतिरिक्त मध्य गंगा के मैदानों के काफ़ी भाग को भी अपने कब्जे में किया। मथुरा में जो कुषाणों के सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं और मूर्तियां मिली हैं, उनसे प्रकट होता है कि मथुरा भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी।
पहली राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर या पेशावर में थी। वहाँ कनिष्क ने एक मठ और विशाल स्तूप का निर्माण कराया। इस स्तूप को देखकर विदेशी यात्री चकित रह जाते थे। कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। लगता है कि उसे भारत की सीमाओं के बाहर चीनियों से हार खानी पड़ी, लेकिन इतिहास में 2 कारणों से उसका नाम है। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण संरक्षण किया। उसने कश्मीर में बौद्धों का सम्मेलन आयोजित किया जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया। कनिष्क कला और संस्कृत साहित्य का भी महान संरक्षक था। कनिष्क के उत्तराधिकारी पश्चिमोत्तर भारत पर लगभग 230 ईस्वी तक राज करते रहे और उनमें कुछ ने तो शुद्ध भारतीय नाम धारण कर लिए, जैसे वासुदेव। ईरान में उठ खड़ी हुई सासानी शक्ति ने ईसा की 3री सदी के मध्य में अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिम के क्षेत्र कुषाण साम्राज्य से छीनकर अपने कब्जे में कर लिए, पर भारत में कुषाण रजवाड़े लगभग 100 वर्षों तक बने रहे। लगता है कि कुषाणों का अधिकार काबुल घाटी, कपिशा, बैक्ट्रिया, खारिज्म और सोग्दियाना में अर्थात मध्य एशिया स्थित बुखारा और समरकंद में ईसा की 3री-4थी सदी में भी कायम रहा। इन क्षेत्रों में अनेक कुषाण मुद्राएं, अभिलेख और मृण मूर्तिकाएं पाई गई हैं। खासकर ख्वारिज्म, जो अरल सागर के दक्षिण अमुदरिया नदी पर अवस्थित है, के टोपरक कला नामक स्थान में विशाल कुषाण प्रासाद खुदाई में निकला है जो 3री-4थी सदियों का है। इसमें प्रशासनिक अभिलेखागार था जहां आरामाइक लिपि और ख्वारिज्मी भाषा में लिखे पुरालेख और दस्तावेज रखे हुए थे।